नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना में ऐसा लगता है कि सियासत एक नई करवट ले रही है और आपने देखा कि किस तरह केसीआर हुकूमत में कांग्रेस अरकान असम्बली को बीआरएस में शामिल किया गया था और कांग्रेस को पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। अब ऐसा लग रहा है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस इस कदर मजबूत हो गई है कि कांग्रेस में अब बीआरएस अरकान असम्बली की शमूलियत का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 119 रुकनी असम्बली में जब असम्बली इंतखाबात हुए थे तो कांग्रेस को 64, बीआरएस को 39, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को 7 और बीजेपी को 8 हलकों पर और कम्युनिस्ट पार्टी को 1 हल्के में कामयाबी मिली थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि 39 जो अरकान असम्बली थे बीआरएस के, उसमें से एक रुकनी असम्बली सिकंदराबाद कंटोनमेंट की सड़क हादसे में फौत हो गई थी और आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में वो नशिस्त कांग्रेस ने हासिल कर ली। इस तरह कांग्रेस के अरकान असम्बली की तादाद 65 हो गई। और फिर हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह बीआरएस के अहम कायदीन बशमुल पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से लेकर आप देखेंगे कि कडियम श्रीहरि और दीगर 8 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरह कांग्रेस के अरकान असम्बली की तादाद 65 से बढ़कर 75 हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि असम्बली का बजट जो इजलास शुरू होने वाला है 24 जुलाई से बजट सेशन शुरू होगा और उससे कबल ही मजीद 17 अरकान असम्बली जो बीआरएस से ताल्लुक़ रखते हैं कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे और इस तरह ये तमाम अरकान असम्बली यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से महफूज रहेंगे। इस तरह कांग्रेस की जो तादाद है वो बढ़कर 91 हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह 91 तक कांग्रेस पहुंच रही है। ये बीआरएस के लिए लम्हे फ़िक्र है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने देखा कि डी नागेंदर जो कांग्रेस में थे, फिर तेलुगु देशम में, फिर आपने देखा कि बीआरएस में शामिल हुए, फिर दोबारा कांग्रेस में वो लौट आए हैं और हालिया अरसे के दौरान पार्लिमानी इंतखाबात उन्होंने सिकंदराबाद से मुकाबला भी किया था लेकिन नाकाम हो गए। तो बहरहाल उनका कहना है कि अब बीआरएस में तमाम अरकान असम्बली जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और बीआरएस में सिर्फ 4 अरकान असम्बली बाकी रहेंगे। इस तरह बजट सेशन तक बीआरएस का घर जो है वो पूरी तरह खाली हो जाएगा, उन्होंने ये बात कही है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि सज्जाद साहब हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं और हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं कि आखिर रियासत में जिस अंदाज में कांग्रेस जारहाना अंदाज में जा रही है तो क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस बीआरएस का हाल उसी तरह बुरा करेगी जिस तरह बीआरएस ने माजी में कांग्रेस का किया था? यकीनन देखिए, तारीख अपने आप को दोहराती है। ये एक जुमला हमेशा कहा जाता रहा है और ख़ास तौर पे जो है ऐसे वाक़यात के लिए ये जुमला जो है बड़ा कारगर साबित होता है जब जो है इस तरह के जो है मामलात आते हैं या फिर जो है इस तरह से जो है मकाफ़ात अमल की जो बात होती है। तो यकीनन हमने देखा था कि 5 साल पहले किस तरीके से जो है टीआरएस ने कांग्रेस के 20 अरकान असम्बली को शामिल करके कांग्रेस का सफाया किया था और कांग्रेस को पूरी तरीके से जो है किनारे कर दिया था। अब वही सिलसिला कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गया है, जैसा कि अभी आपने कहा कि अब 75-10 तो ऑलरेडी आ चुके हैं और फिर जिस तरीके से रुझान बना हुआ है लोगों के आने का, ख़ास तौर पे जो है बीआरएस के एमएलए जौक दर जौक, देखिए इसको हम जौक दर जौक ही कहेंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक जो है पूरा अब जैसा कि अभी आपने कहा है कि जिस तरीके से मज़ीद अरकान कांग्रेस में शामिल होने के लिए जो है बेचैन है या फिर जो है वो आना चाहते हैं, उसको देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि बीआरएस का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा और कांग्रेस रियासत में एक बड़ी ताकत बन के उभरेगी। वैसे भी कांग्रेस जो है एक मुस्तहकम हुकूमत चला रही थी, लेकिन बीआरएस के मज़ीद अरकान के आ जाने के बाद कांग्रेस की ताकत दुगनी हो जाएगी और जो है बीआरएस अपोजिशन की पोजीशन से भी जो है महरूम हो जाएगी। देखिए अभी खबर तो ये आई है कि बीआरएस के जो कारगुजार सदर हैं केटीआर, वो और हरीश राव जो है
ये जो 10 अरकान जो बाज़ाब्ता इब्तिदा में शामिल हुए हैं, उनको नाअहल करार देने के लिए जो है दरख्वास्त दाखिल कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिलसिला चलता रहेगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस में मज़ीद अगर 17 अरकान शामिल हो जाते हैं तो फिर जो है वो इस्तेहकाक भी ख़त्म हो जाएगा बीआरएस का। तो बहरहाल जो है ये टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन ये रुझान यकीनन जो है कांग्रेस के लिए जहां खुशाइंद है, वहीं बीआरएस के लिए नविश्ता दीवार बन के जो है ये रुझान चल रहा है। और देखिए, अब बीआरएस को ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर उनमें कहाँ कब कैसे गलती हो गई कि एक तो उनको शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा 10 साल के बाद। 10 साल की तेलंगाना में हुक्मरानी के बाद उन्हें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, और फिर दूसरे जब उनको शिकस्त हुई तो 39 एमएलए उनके पास थे, एक बड़ी ताकत थी, एक अपोजिशन जमात थी। लेकिन जिस तरीके से उनके एमएलए जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं जौक दर जौक, उससे ये साफ वाज़ेह हो जाता है कि इन अरकान का अपनी क़यादत पे से पूरी तरीके से एतमाद उड़ गया है। वैसे भी पहले भी जो है कहा गया था कि जो है केसीआर जो हैं उनकी रवैया, उनकी रऊनत से जो है अरकान असम्बली हमेशा नाला रहा करते थे उनकी पार्टी के। तो बहरहाल जो है हो सकता है वो भी जो है एक अहम जवाज़ या वजह बनी हो इन अरकान के कांग्रेस में आने की। और दूसरी, कांग्रेस ने भी अब देखिए रेवंत रेड्डी को हम देख रहे हैं कि हर नए रुकने असम्बली या नए जो है बीआरएस का कोई भी कायद कांग्रेस में शामिल होता है तो रेवंत रेड्डी बनफ़्स नफीस उससे मुलाकात करते हैं, उसके गले में खंडवा डालते हैं, उसको वेलकम करते हैं, बहुत ही गर्मजोशी के साथ जो है उसका इस्तकबाल किया जाता है और बहुत ही मसरत का इजहार किया जाता है। तो ये रवैया भी जो है अपोजिशन अरकान के लिए एक हौसले की बात साबित हो रहा है। जी जी, बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक बीआरएस का सवाल है, आपने जैसा कि सज्जाद साहब ने भी बताया है कि जिस अंदाज में उन्होंने माजी में गलतियाँ की थी, उन गलतियों का खुमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी ये इत्तलात आ रही है कि मावगंडी गोपीनाथ जुबलीस के रुकन असम्बली है बीआरएस के, इनके बारे में ये इत्तलात आ रही है कि वो भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। इसी तरह सनत नगर की नुमाइंदगी करने वाले टी श्रीनिवास रेड्डी बहुत ही बाएतमाद रुफ़ा में शुमार होता था उनका केसीआर के, और आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर हों या कोई और आता मेहमान, बैरूनी मेहमान, तो उन्हें इस्तकबाल के लिए रवाना किया जाता था। तो बहरहाल टी श्रीनिवास यादव के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो भी कांग्रेस में शामिल होने के लिए पर तोल रहे हैं। इसी तरह अंबरपेट की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस रुकन असम्बली के वेंकटेश, वो भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इस तरह आप देखेंगे कि यानी हर दिन कोई ना कोई रुकन असम्बली जो है बीआरएस का, वो कांग्रेस में शामिल होता जा रहा है और बीआरएस कमज़ोर, कांग्रेस ताकतवर हो रही है। और एक अहम बात आपको बता दूं कि जीएचएमसी के हुदूद में जो असम्बली हल्के हैं उनकी तादाद है 24 में। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने इंतहाई नाक़िस मुज़ाहरा किया था रियासती असम्बली के इंतखाबात में। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि बीजेपी के जो अरकान से बीजेपी ने एक हल्के पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि बीआरएस एमआईएम ने 7 और बीआरएस ने माबाकी हल्कों में कामयाबी हासिल की थी। अब ये कहा जा रहा है कि 24 में से 7 जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, अगर वो निकाल दें और बीजेपी का 1 निकाल दें, यानी 8 हल्के निकाल दें, तो फिर माबाकी जो हल्के हैं उसके जो नुमाइंदगी करने वाले अरकान असम्बली बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि अब जीएचएमसी पर भी कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। वैसे ही पहले ही आपने देखा कि किस तरह विजय लक्ष्मी जो केशवराव की बेटी हैं और उन्हें ख़ास तौर पर बीआरएस के सरबराह केसीआर ने मेयर हैदराबाद बनाया था, उन्होंने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। केशवराव ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने अपनी राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफा भी दे दिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह बीआरएस खोखली हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। अब देखना ये है कि क्या बीआरएस की कमज़ोरी बीजेपी को ताकतवर बनाएगी, ये एक अहम सवाल है। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, ये यकीनन ये एक अहम सवाल है कि ये जो रुझान है बीआरएस से एमएलएस का कांग्रेस में शामिल होने का, जी, ये ये हकीकत है कि ये बीआरएस को खोखला कर रहा है। लेकिन यहाँ एक खदशा ये भी पैदा होता है कि बीआरएस के पूरी तरीके से खात्मे से जो कला पैदा होगा, जो यहाँ रियासत में अपोजिशन के लिए जो कला पैदा होगा, वो कला कहीं बीजेपी को ताकतवर ना बना दे, ये खदशा तो अपनी जगह है और ये खदशा रहेगा। देखिए, माजी में भी ये कहा गया था
कि कांग्रेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। जी कांग्रेस के अरकान असम्बली को 2019 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस के अरकान असम्बली को जो है बीआरएस में शामिल कर लिया गया था, टीआरएस में, और फिर जो है पूरी तरीके से यहाँ पे एक वैक्यूम बन गया था रियासत में। अपोजिशन का खात्मा, कांग्रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और फिर रेवंत रेड्डी के जो है कांग्रेस की रियासती सदारत संभालने के बाद फिर से कांग्रेस संभलने लगी और उस वैक्यूम को जो है कांग्रेस ने पूरी तरीके से दूर किया और अपने आप को जो है एक बड़ी पार्टी बनाने में, बल्कि हुक्मरानी तक पहुंचने में कामयाबी कांग्रेस को मिली। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की हुक्मरानी में रियासत के मुसलमानों का, अक़लियतों का बहुत बड़ा रोल है। अक़लियतों ने पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का सपोर्ट किया और फिर जो है कांग्रेस को इक़्तिदार में आने में रियासत की अक़लियतें अपना किरदार पूरी तरीके से निभाती रही हैं, निभाई हैं। तो बहरहाल जो है आज कांग्रेस जो है फिर से उस वैक्यूम, उस खला को जो है पूरा करने में कामयाब रही और बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश फराहम नहीं की गई थी। ये असम्बली इंतखाबात तक की बात है। लेकिन फिर भी बीजेपी का 8 सीटों पे असम्बली की कब्जा और फिर उसके बाद पार्लियामेंट की 8 सीटों पर जो कब्जा किया गया है बीजेपी की जानिब से, वो एक जो है एक हम ये कहेंगे कि खतरे की घंटी है, बिल्कुल लाल झंडी है। और जो है और इसके लिए हम सीधे सीधे जो है बीआरएस को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि बीआरएस ने रियासती इंतखाबात में शिकस्त के बाद जिस क़ुव्वत के साथ पार्लिमानी इंतखाबात में उसको मुकाबला करना था, वो क़ुव्वत नहीं दिखा पाई और फिर हमने देखा कि वो जो वैक्यूम बन गया था बीआरएस के जो है उसके हौसले पस्त होने से, उसकी शिकस्त से जो वैक्यूम बना था, जो कला पैदा हुआ था, जो है जगह खाली हुई थी, उसको बीजेपी ने पूरा कर दिया। मतलब है कि उसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ। और वैसे सज्जद साहब देखेंगे कि ऐसा लगता है कि बीआरएस ने खुद अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार ली है। बिल्कुल यकीनन देखिए, इतनी ताकतवर जमात तेलंगाना के क़याम के बाद बीजेपी आवाज़ नहीं कर सकती थी। बिल्कुल, तेलंगाना के क़याम के बाद इतनी ताकतवर जमात एक भी एमपी की सीट न लाना, यकीनन ये जो है तशवीश की बात है। और इसको हम यही कहेंगे कि बीआरएस ने, चाहे वो उसकी स्ट्रेटजी रही हो, चाहे वो जो है कोई और जो है पस मंज़र रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अभी तो हालिया दिनों में ये खबरें भी गश्त कर रही थी, अब उसमें कितनी सदाकत थी नहीं पता है, कि ये खबरें भी गश्त कर रही थी कि बीआरएस जो है अपने आप को बीजेपी में जम करने तक को तैयार है। नहीं, मैं समझता हूँ सज्जद साहब जम तो नहीं करेगी, लेकिन इत्तेहाद होगा ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो चल रहा है मामला। देखिए कविता जो है जेल में है, कई महीनों से वो जो है तिहाड़ जेल में है और यकीनन कविता को निकालना जो है सबसे बड़ा मिशन फिलहाल बन गया है। और एक देखिए सज्जद साहब, अगर कविता जेल में थी तो पार्लिमानी इलेक्शन में बीआरएस उसका शानदार फायदा उठा सकती थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाई। जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि अपने आप को यानी शिकस्त की तरफ ढकेल दिया। जानबूझ के जिस तरीके से उसने जो है यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, उससे तो यही लग रहा था कि इन्होंने जानबूझ के जो है अपने आप को जो है पीछे कर लिया है। लेकिन ये जो उन्होंने जो है कमज़ोरी दिखाई, या ये जो उन्होंने प्लानिंग की, या फिर ये जो हिकमत अमली उन्होंने बनाई, ये हिकमत अमली उन्हीं के पैरों पे अपने आप कुरारी मारने के जो है सबब बन गई है, या फिर उसके मुताबिक हम कह सकते हैं। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़िरक़ा परस्त दरिंदे किस तरह इंतखाबी फ़ायदा उठाने या सियासी फ़ायदा उठाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं और राय दहिंदों को हिंदू मुस्लिम के या मजहबी खतूत पर तकसीम कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो असम्बली है उसमें 288 नशस्तें हैं और अक्सरियत हासिल करने के लिए 145 नशस्तें दरकार होती हैं। ये एक जादुई अदद है और आप देखेंगे कि फिल वक्त वहाँ पर गद्दारी भी हुई, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बगावत भी हुई है। तो कई ऐसी जमातें हैं जिनमें बगावतें कराई गई, जिसके अरकान ने गद्दारी की और आपने देखा कि किस तरह बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी ग्रुप ने
हुकूमत बनाई। महायुति हुकूमत उसे कहा जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर चूँकि जारी असल असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि अवाम ने ये तहिया कर लिया है कि महायुति यानी बीजेपी को, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, अजित पवार की एनसीपी को ज़बरदस्त सबक सिखाएंगे। तो इस दौरान अब फ़िरक़ापरस्त दरिंदों ने एक नई हिकमत अमली तय कर ली है, ऐसा महसूस होता है, ये हमारा ख्याल है। और उसी हिकमत अमली के तहत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों के खिलाफ मुहिम छिड़ी गई है, उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है, उनके खिलाफ बकवास की जा रही है और यहाँ तक कि माहौल ख़राब करने के लिए मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक तारीखी शहर है और कोल्हापुर में आप देखें कि वहाँ पर इतवार के दिन किस अंदाज में फ़िरक़ापरस्त दरिंदों ने, दहशतगर्दों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने एक मस्जिद को शहीद करने की पूरी कोशिश की। मस्जिद में न सिर्फ शहीद करने की कोशिश की मस्जिद को, बल्कि आपने देखा कि किस तरह उन लोगों ने मस्जिद की बेहुरमती की, मिंबर को तोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि मीनार और गुंबद को शहीद करने की कोशिश की, मिंबर को शहीद करने की कोशिश की। और हद तो ये है कि कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए उसके औराक नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नज़र आतिश कर दिए। यकीन मानिए आज इन्होंने कुरान को नज़र आतिश किया और आप देखेंगे कि ये कल नज़र आतिश हो जाएंगे और ऐसे अंदाज में नज़र आतिश होंगे जिसका एहसास उन्हें ज़रूर होगा। तो बहरहाल इस तरह की गुंडागर्दी की जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबी फ़वाइद के लिए या सियासी फ़वाइद के लिए। तो आपको बता दूं कि कल तो ये हालत की गई, लेकिन आपने देखा कि इतवार को ये हालत की गई, लेकिन पीर को अक़लियतों के 50 से 60 मकानात को हमलों का निशाना बनाया गया, उनको लूट लिया गया, दुकानात को लूट लिया गया, जला दिया गया, गाड़ियों को जलाया गया है। और अफसोस की बात यह है कि पुलिस के बारे में कहा जा रहा है, खुद असदुद्दीन अवीसी ने कहा कि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई थी वहाँ उस मौके पर। और जबकि अब पुलिस का दावा है कि हमने 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, 4 FIR दर्ज की गई हैं 500 अफराद के खिलाफ। तो लेकिन अब देखेंगे आप, मस्जिद मुसलमानों की शहीद करने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों की मस्जिद की तौहीन की जाती है, कुरान मजीद के औराक नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नज़र आतिश किए जाते हैं और मुसलमानों के घरों को लूटा जाता है, घरों को जलाया जाता है, दुकानों पर हमले किए जाते हैं, उन्हें लूटा जाता है, गाड़ियों को नजर आतिश किया जाता है। लेकिन गिरफ्तारें अभी मुसलमानों की अमल में लाई जाएगी, आप ये देखेंगे, क्योंकि फ़िरक़ा परस्ती का जो जहर है वो हर सतह पर फैल गया है। और यहाँ कानून का जो कत्ल किया जाता है, नाइंसाफ़ी की जाती है, कानून से जो खिलवाड़ किया जाता है, उसकी ये बदतरीन मिसाल है। असदुद्दीन अवैसी ने तो इसे दहशतगर्दी से ताबीर किया है। यकीनन देखिए जिस तरीके के हालात वहाँ बनाए जा रहे हैं, देखिए एक सर्वे रिपोर्ट आई है अभी हाल में कि वहाँ जो दिसंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं जी महाराष्ट्र में, उन इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी इक़्तिदार हासिल करेगी। जी ये सर्वे रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट से बीजेपी और शिंदे ग्रुप, एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना का ग्रुप है, वो बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के कई MLAs उद्धव ठाकरे ग्रुप से जो है राब्ते में आ गए हैं और जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है उद्धव ठाकरे के हिमायत में जो है माहौल बनता जा रहा है। एक जानिब उद्धव ठाकरे की शिवसेना है UBT, दूसरी जानिब जो है शरद पवार की जो है NCP है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और फिर उसके बाद जो है तीसरी जानिब जो है कांग्रेस खुद है। कांग्रेस और NCP और शिवसेना, ये तीनों ने महाविकास आघाड़ी वहाँ पे एक जो है इत्तेहाद बनाया है, जिसको महाविकास आघाड़ी का नाम दिया गया है। और महाविकास आघाड़ी के इक़्तिदार में आने का खौफ इतना ज़्यादा है बीजेपी को कि बीजेपी नहीं चाहती कि, देखिए बीजेपी को तो यूपी में भी हारने का खौफ है। तो अब बीजेपी ने जिस तरीके की हिकमत अमली बनाई है वो बड़ी तशवीशनाक है। लगता है कि वो अब जारहियत पे आना चाहते हैं। और ये जो जिस तरीके से मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, मुनज़्ज़म तरीके से मुस्लिम बस्तियों पे हमले किए जा रहे हैं या फिर खवाराना माहौल भड़काया जा रहा है, अब बीजेपी को लगने लगा है कि हमने जितने हथकंडे इस्तेमाल करने थे कर लिए यूपी में या आम इंतखाबात में, लेकिन उनको जो है मुंह की खानी पड़ी। बदतरीन शिकस्त का सामना रहा। वो इक़्तिदार की जो मतलब है कि जो आंकड़े थे उस तक भी नहीं पहुंच पाए, उनको सपोर्ट लेना पड़ा। तो बहरहाल अब उनको लग रहा है कि हमें महाराष्ट्र और यूपी में जो है इलेक्शन जीतने हैं, तो फिर से फ़िरक़ा परस्ती की तरफ आना है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है या फिर जो है महाराष्ट्र के लोगों का ख्याल है, उनका
यही रिएक्शन अभी आया है। जो संडे और मंडे में जो वाक़यात हुए हैं, इन वाक़यात के ताल्लुक से उनका यही कहना है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे ग्रुप बौखलाहट का शिकार हो गया है और वो फिर फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत की दम पे, नफ़रत की बुनियाद पे इलेक्शन जीतना चाहता है और आवाम इस हथकंडे को अब बखूबी समझ रहे हैं। दरअसल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और आपको बता दूं कि जहां तक मसाजिद पर हमलों का सवाल है, ये बुज़दिलों और नामर्दों की कारस्तानी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अवाम कह रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि इसके लिए हुकूमत भी ज़िम्मेदार होती है। हुकूमत को फ़ौरन हरकत में आना चाहिए और जो खाती हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। यकीन मानिए, हो सकता है कि हुकूमत नज़रअंदाज कर दे या पुलिस नज़रअंदाज कर दे, लेकिन कुदरत उन्हें नज़रअंदाज नहीं करेगी। उन्हें जब पकड़ेगी तो ऐसे पकड़ेगी कि फिर वो छूट नहीं पाएंगे। वैसे नाज़रीन, जो खबर हम आपको आपके सामने पेश कर रहे हैं वो ये है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुताल्लिक़। आप देखेंगे कि ये दोनों जो बेरोज़गार नौजवान हमारे पास हैं, उन्हें रोज़गार फराहम करने के बजाय या फिर मुल्क में जो अमन व अमान की अबतर सूरत हाल है, ख़वातीन के साथ जिस तरह का जो तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर जिनसी हमले हो रहे हैं, लाखों की तादाद में ख़वातीन और बच्चियाँ लापता हो रही हैं, उसकी कोई इन्हें फ़िक्र नहीं है। बल्कि इन्हें सिर्फ मुसलमानों की फ़िक्र है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। मुसलमानों को सारे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन नहीं दिए जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। ये फिर भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। ये हमेशा रोते हैं कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। यकीन मानिए, ये मुल्क जो है, ये हिंदुस्तान सबका है, किसी एक के बाप की जागीर नहीं है कि हम ये कहें कि हम इसको नहीं देंगे, हम इसको नहीं देंगे। हम सबको देंगे, हम हिंदुस्तानियों को देंगे, ये कहना चाहिए। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे अमित शाह की, वो तो रोना रोते हैं मुसलमानों का, मोदी भी रोना रोते हैं मुसलमानों के रिजर्वेशन की। जैसे ये अब ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने घर की जायदाद मुसलमानों को देने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमित शाह ने हरियाणा में कहा है कि वो हरगिज मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की इजाज़त नहीं देंगे कांग्रेस को। और आप देखेंगे कि हरियाणा में वैसे भी बीजेपी की हालत बहुत पतली हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है, उसका इमेज ख़त्म हो गया है। और आपने देखा कि बीजेपी जिसने बाबरी मस्जिद के खिलाफ राम जन्मभूमि तहरीक के जरिए इख्तिदार हासिल किया और अयोध्या उसकी सियासत का मरकज था, वहां खुद बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि 13 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें इंडिया इत्तेहाद ने 10 पर और बीजेपी ने 3 पर कामयाबी हासिल की। और हरियाणा के बारे में कहा जा रहा है कि इस मरतबा बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह है कि बस मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, उनका रोना रोते हैं। मैं समझता हूं कि अमित शाह को या मोदी जी को मुसलमानों से क्या दुश्मनी है। आप देखेंगे कि मुसलमान 25 करोड़ से ज्यादा इस मुल्क में है, लेकिन उनके रोजगार में अगर देखें तो मुसलमान नजर नहीं आते। तालीम में देखें तो मुसलमानों का फीसद बहुत कम है। अगर आप मरकजी मुलाजिमतों में देखें, सरकारी मुलाजिमतों में देखें तो मुसलमान दिखाई नहीं देते। और उसके बावजूद पसमानदगी का अगर देखें तो मुसलमान सबसे ज्यादा पसमानदा है। यहां तक कि बुद्धिस्टों से भी तालीमी लिहाज से, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से मुसलमान पसमानदा है। उसके बावजूद आप कहते हैं कि मुसलमान, जिसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं, उससे भी आपको परेशानी है और आप रो रहे हैं। तो ये रोना कब तक है, ये सज्जा साहब बताइए आप। देखिए, रोना क्या है, तो सीधा इन्होंने अपना एजेंडा बना लिया है कि किसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहो और माहौल जो है प्रोपेगेंडा करते रहो, नफ़रत फैलाते रहो और जो है अपने वोट जो है बटोरने का काम करते रहो। जैसा कि अभी हमने जो है महाराष्ट्र की बात की जी, तो महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा से भी यही सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं जी, जी, कि बीजेपी वहाँ बदतरीन शिकस्त से 2-4 हो जाएगी। अभी भी बीजेपी की वहाँ पे हुकूमत बहुत कमज़ोर हुकूमत है। देखिए, लाखों किसान हरियाणा में शंभू बॉर्डर जो दिल्ली का है, जी हाँ, उसके जो है पास जो है धरना दिए बैठे हैं और किसानों की बड़ी तादाद हरियाणा और पंजाब में बसती है और पंजाब और हरियाणा के पूरे किसान बीजेपी के खिलाफ हैं। उनको जो है बीजेपी से सख्त शिकायत ये है कि बीजेपी ने उनसे वादा किया था कि वो जो कानून उन्होंने जो है काला कानून किसानों के ताल्लुक से ज़राई कानून जो पास किया था वो वापस लेंगे, लेकिन उन्होंने वो कानून वापस नहीं लिया है। यहाँ तक कि एमएसपी के तहत उनका अनाज खरीदने को भी आज हुकूमत तैयार नहीं है, जिसकी वजह से किसान शदीद गम-ओ-गुस्से में हैं। तो यकीनन इसका असर देखने में आ रहा है। ज़िमनी चुनाव में तो देखने में आ गया है, लेकिन असम्बली इंतखाबात में भी इसका जो है वाज़ेह असर देखने में आ रहा है। और रिपोर्ट्स तो यही आ रही हैं कि बीजेपी अब की बार जो है
बहुत बुरी तरीके से शिकस्त खाने वाली है। जी ना सिर्फ हरियाणा बल्कि यूपी में भी बीजेपी को शिकस्त फाश का सामना होगा और महाराष्ट्र में भी शिकस्त फाश का सामना जी जी। होगा। तो इस शिकस्त से बचने के लिए अब आसान तरने वाला तो बीजेपी को मुसलमान ही लग जी रहे हाँ जी हैं। हाँ। मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहो, लोगों के जहन गंदे करते रहो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। संजय साहब, आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगाते हैं। ये ये कैसा विकास है, कैसा विश्वास है और किसका साथ है? आप देखेंगे कि 240 अरकान पार्लियामेंट जो है बीजेपी के मुंतखब हुए, ये एक मुसलमान नहीं है। शर्म आनी चाहिए, मुसलमानों को रिजर्वेशन ना देने वाले जो बातें की जाती है, रोना रोया जाता है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम सबका साथ की बात करते हो, सबके विकास की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनमें एक मुसलमान नहीं है। 240 अरकान पार्लियामेंट तुम्हारे हैं। इसके अलावा कैबिनेट में आपको बता दूं कि 77 कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, 77 मिनिस्टर्स है, एक मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। इससे बढ़ के और शर्म की बात क्या होनी चाहिए? मुसलमानों से नाइंसाफी तुम करते हो, फिर कहते हो कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप मुल्क के रियासतों का अगर आप जायजा लेंगे तो वहां आपको कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर दिखाई नहीं देगा। इससे बढ़कर और शर्म की बात क्या होगी? फिर भी तुम बात करते हो सबके साथ की, सबके विकास की। ये कैसा विकास है, ये कैसा साथ है? ये सबसे अहम बात है। यकीनन ये सबसे अहम बात है कि ये कैसा साथ है, ये कैसा विकास है। ये तो धोखा है एक मानो जी जी में। जी, सही जो कहा आप आपने। दे रहे हो सबका साथ सबका विकास का नारा, ये तो सीधे सीधे आप धोखा दे रहे हो। इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत है मुसलमान, 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान यहाँ पे जी हाँ जी बसते हाँ। हैं। और उन मुसलमानों को आप इग्नोर करके, उनको नज़रअंदाज करके, उनको किनारे लगा के, उनको दीवार से लगा के आप ये चाहते हैं कि जो है हम तरक्की कर लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। देखिए जिस तरीके से एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया गया जी जी पार्लियामान इंतखाबात में, और जिस तरीके से मुसलमानों को मिनिस्ट्रियों से, अहम ओहदों से महरूम रखा गया, यहाँ तक कि अक़लियती उमूर का ओहदा भी मुसलमानों को नहीं दिया गया, और जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है इलेक्शन के दौरान में, आपने भी देखा कि एक जानिब जो है अमित शाह कहते हैं कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, दूसरी जानिब मोदी कहते हैं कि हम घुसपैठियों को, और जो है वो जो आपकी इंडिया का जो इत्तेहाद है, वो जो है आपकी जायदाद, आपकी ज़मीनें, आपका सोना, आपके जी जी। मंगलसूत्र छीन के जो है घुसपैठियों को दे देगा, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देगा। इस तरह के रकीक हमले आप वज़ीर-ए-आज़म होते हुए इस तरह की घटिया क्या बातें करते अफसोस हैं, की बात है। तो फिर आपसे क्या तवक्को मुसलमान करे कि आप जो है मुसलमान के विकास के लिए संजीदा हैं। और सज्जा साहब, आप देखेंगे कि जेबी कोरियन को आपने एक मिनिस्ट्री में शामिल किया, हालांकि उन्होंने जी इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं की। जी केरला से ही एक अब्दुल सलाम नामी जो साबिक वाइस चांसलर वगैरह थे, उन्हें टिकट दिया गया था। उन्हें जी कम से कम कैबिनेट में शामिल करते, लेकिन नहीं किया गया। बहरहाल ये छोड़िए, इस तरह की जो हरकतें होती है, मैं समझता हूँ कि ये बकवास करने वाले सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुल्क का फ़ायदा नहीं कर सकते। अब चलिए हम आपको एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। हिंदुस्तान एक दौलतमंद मुल्क है। अगर कोई कहता है कि हिंदुस्तान गरीब है तो मैं समझता हूँ कि आप यकीन ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान इस कदर दौलत मुल्क है कि यहाँ पर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी होती है राधिका मर्चेंट से, यानी उनकी बचपन की गर्लफ्रेंड है, कहा जाता है। बहरहाल उससे शादी होती है और शादी पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाता है। और आलमी सतह की जो अहम शख्सियतें हैं, चाहे वो टोनी ब्लेयर हो या फिर आप देखेंगे कि रोडन क्लिंटन हो, यानी हिलारी क्लिंटन हो, या फिर और कोई हो, सब के सब शामिल होते हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड, टॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के सितारे भी यहाँ मौजूद होते हैं। और यहाँ नाचने गाने पर जो लोग आते हैं, यानी रिहाना अगर परफॉर्म करती हैं तो $70 लाख दिए जाते हैं, या फिर जस्टिन बाइयर अगर परफॉर्म करते हैं तो उन्हें $1 करोड़ डॉलर फीस दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस शादी पर 5,000 करोड़ रुपए के मसारिफ आए और 5 माह तक शादी की तकारीब मुनक्किद होती रही और कल ये इख्तिताम को पहुंची है। तो बहरहाल इस बारे में अब कहा जा रहा है कि तोहफे क्या मिले हैं। आपको बता दूं कि अनंत अंबानी को उनके अपने घर से 775 करोड़ रुपए से ज़ायद के तोहफे मिले हैं। खुद उनके माँ बाप यानी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने पाम बीच दुबई में उन्हें एक ऐसा मेंशन दिया है, कीमती मेंशन, जिसकी कीमत 640 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर आपको बता दूं कि वालिदैन की जानिब से अनंत अंबानी को एक बेंटली कॉन्टिनेंटल कार दी गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 6 करोड़ रुपए है। इसी तरह राधिका को 21 करोड़ 70 लाख की
कार्टियर ब्रोच यानी जेवर दिया गया है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और नीता अंबानी ने राधिका को एक डायमंड चोकर दिया है जिसकी कीमत 108 करोड़ रुपए है। तो खाली सिर्फ घर के जो तोहफे मिले हैं 775 करोड़ के, सज्जा साहब जी। यकीनन देखिए, एक 2-3 महीनों पे मुहित थी ये शादी, 5 महीनों पे मुहित थी। कभी जो है जामनगर में पूरा जो है मेला लगाया जा रहा है, कभी जो है इटाली में एक बहुत बड़ी क्रूज जो है किराए पे लेके जो है पूरा धूम धड़ाका किया जा रहा है, कभी वहाँ कभी यहाँ, ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार इतवार को जो है ये शादी जो है अंजाम पाई और सारी दुनिया से लोग आए। वहाँ मार्क ज़करबर्ग भी नज़र आए, वहाँ पे जो है दौलतमंद तरीन लोग भी नज़र आए, सियासत के ताकतवर खिलाड़ी भी वहाँ नज़र आए, वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी वहाँ मौजूद थे, चंद्रबाबू नायडू भी वहाँ मौजूद थे, ममता बनर्जी भी वहाँ मौजूद थे, एकनाथ शिंदे भी वहाँ मौजूद थे। ममता बनर्जी ने इनकार किया, मैं नहीं जा सकती, कुछ ऐसा सुनने में आया, लेकिन वो मौजूद थी वहाँ पे। बाद में शायद अल्लाह आखिर में उन्होंने जो है शिरकत की, शादी इरादा बदल दिया, बिल्कुल इरादा बदल दिया। वहाँ पे वो शादी में गई, उन्होंने जो है दूल्हा दुल्हन को भी जो है आशीर्वाद दिया। बहरहाल जो है तकरीबन लोग जो है, चाहे वो इंडस्ट्री के, पूरा बॉलीवुड वहाँ पे मौजूद था, और यहाँ तक कि जो है जो वहाँ हॉलीवुड से जो गाने वालों को मंगाया गया था 80-80 करोड़ रुपए देके, मामूली बात है, मामूली बात नहीं है, पूरे चार्टर प्लेन के साथ वो लोग। लेकिन एक बात ये कही जा रही है, खासतौर पे आप देखिए इंटरनेट पे जो सार्फिन ने तबसरे किए हैं उसमें कहा गया है कि ये शादी पर जो 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो मुकेश अंबानी की जेब से नहीं गए, बल्कि जियो के 480 मिलियन जो सार्फिन हैं उन पर जो 25% का रिचार्ज ज़्यादा कर दिया गया है, चार्जेस उसके जरिए अदा की गई है, इस तरह कहा जा रहा है। देखिए यकीनन अब जो भी हो, लेकिन इस शादी में, इस शादी का जहाँ तस्करा था कि यहाँ ये कहा जा रहा था कि जियो कन्वेंशन सेंटर में मुंबई के सारी दुनिया के खाने सर्व किए गए, पूरा बनारस का बनारस, वहाँ पे जो है बनारस की मिठाइयाँ, बनारस के पान, पूरे की पूरी दुकानें वहाँ पे लगाई गई थी, बल्कि इंडिया की हर रियासत के जो है खाने वहाँ पे जो है सर्व किए गए, और दुनिया की जिस मुल्क से लोग आए थे उन मुल्कों के लिए, उन लोगों के लिए उन मुल्कों के खाने वहाँ पे जो है सर्व किए गए। बहरहाल जो है एक आलिशान शादी, एक अज़ीमुशान, लोग कहते हैं कि राजे महाराजाओं ने तो तस्वर भी नहीं किया होगा। लोग कहते थे कि राजे महाराजों की, बादशाहों की शादियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि राजे महाराजे बादशाह तो शायद तस्वर भी ना करें इस तरह की शादी एक सनतकार ने की है अपने बेटे की। बहरहाल जो कुछ भी हो, इस पे एक जानिब जो है मुल्क के गरीब आवाम की तरफ से तनकीदें हो रही हैं। आम आदमी ये कह रहा है कि यहाँ इतनी महंगाई में जो है इतनी महंगी शादी करके जो है इस मुल्क के गरीब लोगों का मजाक उड़ाया गया है। तो दूसरी जानिब इस शादी जो है बिल्कुल जो है एक तरीके से इसके तस्करे भी हो रहे हैं, चर्चे भी हो रहे हैं। तो जो कुछ भी हो, बहरहाल देखिए आवाम का तो अब शादी के दौरान में जिस तरीके से रेट बढ़ाए गए हैं, चार्जेस के, रिचार्जेस की शरह बढ़ाई गई हैं, उस पर लोग तो बोलेंगे ही। बिल्कुल सही कहा है, और इस बोलने के साथ ही हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा।